सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी वाष्पशील जो द्रव है या विलायक है उसमें लवण या अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है या जो उसका हिमांक है उसमें कमी आ जाती है। इसी वजह से लवण मिला करके या फिर अवाष्पशील द्रव अवाष्पशील पदार्थ मिला करके यदि हम मिला दें इन्हें पानी में तो उसका जो हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है और इसका उपयोग हम कुल्फ़ी जमाने या आइसक्रीम को जमाने में इस्तेमाल करते हैं। हिमांक किसी द्रव के तापमान का वह बिंदु है जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य पर होती हैं। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें जो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम पर होती हैं। गतिशील एक फेज है जो कि जिसमें कि जो द्रव और जो ठोस है वो साम्य पर होते हैं। अब हम तीन तरह के लिक्विड्स ले लेते हैं जिसके लिए ग्राफ खींचते हैं उनके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य। तो ग्राफ इस तरह से आती है। जो BC कर्व है वो विलायक के लिए है, जो DE कर्व है वो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए है और सॉल्यूशन सेकंड के लिए FG कर्व है। यानी दो तरह के सॉल्यूशन है जिनकी अलग अलग कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन सेकंड की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन से अधिक है। और BC कर्व एक विलायक या शुद्ध द्रव के लिए है जिसमें केवल सॉल्वेंट है। तो यानी वक्र AB ठोस विलायक की ऊर्ध्वपातन वक्र है। ठोस या सॉलिड जो विलायक है उसके लिए वक्र है AB, है ना। AB जो एक लाइन जैसी दिख रही है वो एक सब्लिमेशन कर्व है, ऊर्ध्वपातन वक्र है। BC द्रव विलायक की वाष्प दाब वक्र है। क्या है? वेपर प्रेशर कर्व। और दोनों वक्र B बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, यानी इस बिंदु पर क्या होता है, साम्य पर होती हैं दोनों अवस्थाएं। तो इनका जो वाष्प दाब होता है वो समान होता है और ये ही क्या है, एक तरह से ये ही हिमांक है किसका, विलायक का। जो बिंदु B पर जो टेम्परेचर होगा वो विलायक का हिमांक होगा, क्योंकि यहाँ पे ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य पर हैं। इसी तरीके से जो AB कर्व है उसको सॉल्यूशन फर्स्ट कर्व के लिए D बिंदु पर काटा गया है या D बिंदु पर ये कट रही है। यानी जो सॉल्यूशन फर्स्ट का जो हिमांक है वो D बिंदु पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा और सॉल्यूशन सेकंड के लिए F पॉइंट पर हिमांक होगा। मान लीजिए विलायक का हिमांक T0 हमने ले लिया और सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T2 ले लिया, T1 ले लिया और जो सॉल्यूशन सेकंड है उसके लिए हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T2 ले लिया। यानी T0, T1, T2 क्रमशः विलायक सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हिमांक का अवनमन कितना होगा, डेल्टा T F1 इज इक्वल टू T0 माइनस T1, जो कि DH की लंबाई के बराबर होगा। जबकि सॉल्यूशन सेकंड के लिए जो फ्रीजिंग जो डिप्रेशन है वो क्या होगा, डेल्टा T F2 इज इक्वल टू T0 माइनस T2 इज इक्वल टू Fi। ये जो Fi की लेंथ है वो इसके बराबर होगी।
अब सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के हिमांक बिंदु पर वाष्प दाब क्या है? क्रमशः सॉल्यूशन फर्स्ट पर वाष्प दाब P1 है, सॉल्यूशन सेकंड के लिए वाष्प दाब P2 है, और विलायक के लिए जो वाष्प दाब है वो P0 है। उनके हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट पर जो वाष्प दाब है वो इस कर्व में दर्शाया गया है। अब यदि मान लीजिए जो सॉल्यूशन है वो अत्यंत तनु है, डाइल्यूट है, तो ये जो त्रिभुज है DBHD और DIF, BHD और जो BIF है, BIF ये क्या है? एक दूसरे के समरूप हैं दोनों। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में DH/FI इज इक्वल टू BH/BI होगा, और जो DH है वो क्या है? DH क्या होगा? T0 - T1 होगा। DH का मान क्या होगा? T0 - T1 के बराबर। और डेल्टा TF2, डेल्टा TF1 का मान T0 - T1 यानी DH के बराबर होगा, और डेल्टा TF2 बराबर होगा T0 - T2 जो कि FI की लेंथ के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, और जो BH और BI है वो क्या है? डेल्टा P1 डेल्टा P2, डेल्टा P1 डेल्टा P2 होगा। क्या होगा? BH/BI, BH/BI क्या होगा? इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? P0 - P1, P0 - P1, और BI की जो का मान होगा वो P0 - P2 होगा, जो कि डेल्टा P2 हम इसको कहेंगे। अब यदि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो राउल्स का नियम है वो क्या है? डेल्टा जो डेल्टा P/P0 है वो बराबर होता है n/n प्लस N, यानी जो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और जो हमने ये इक्वेशन ली है इसमें यदि हम P0 का भाग दे दें तो क्या आएगा? डेल्टा TF1 डेल्टा TF2 बराबर डेल्टा P1/P0 अपॉन डेल्टा P2/P0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू होगा डेल्टा P/P0 के, और डेल्टा P/P0 बराबर होता है n/n प्लस N। और यदि विलायक अत्यंत तनु है तो हम n प्लस N को N के बराबर ही मान सकते हैं, यानी N बहुत अधिक है n से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P/P0 लगभग बराबर n/N, और n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोल यानी विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का अणुभार होता है, और विलायक के मोल होंगे विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M0 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W0। तो स्मॉल w क्या है? विलय का भार, और स्मॉल m क्या है? विलय का अणुभार, और M0 क्या है? जो विलायक है उसका अणुभार, और कैपिटल W0 क्या है? विलायक का भार। तो अब हम जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू A। ये जो इक्वेशन है डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P/P0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा T
एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ए क्या है? स्थिरांक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर ए इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, या फिर कैपिटल ए इंटू स्मॉल डब्लू एम नॉट अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्लू नॉट। और इस इक्वेशन को यदि हम ऐसे लिखें, जो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम डब्लू नॉट, तो जो के स्मॉल के एफ है वो होगा कैपिटल ए इंटू एम नॉट के। तो के एफ क्या है? अवनमन स्थिरांक, इसको हम क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। और जो नई इक्वेशन है उसके अनुसार डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कैपिटल के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू नॉट इंटू 1000। तो कैपिटल के एफ क्या है? कैपिटल के एफ बराबर स्मॉल के एफ अपॉन 1000। तो कैपिटल के एफ को हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जो थर्मोडायनेमिकली यदि इक्वेशन से कैपिटल के एफ का मान यदि निकालें तो उसके लिए इक्वेशन होती है कैपिटल के एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ क्या है? प्रति ग्राम विलायक के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इस तरह से हम जो सॉल्यूशन है उसमें उसके जो हिमांक में कमी आती है वो हम इन इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं।